नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अयोध्या पर आर पार, और इसी आर पार में जो दो तस्वीरें सबसे महत्वपूर्ण है उसी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कल अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज अयोध्या केस को लेकर तय हो गया कि चलेगा उमा, आडवाणी, जोशी, कटियार पर साजिश का केस। सवाल यह उठता है कि आखिर योगी इस वक्त क्यों जा रहे हैं अयोध्या, और साजिश के केस में फंसने पर बीजेपी की रणनीति अब क्या होगी। याद रखिए, कोर्ट ने कहा है 2 साल के अंदर सुनवाई खत्म होनी चाहिए। डे टू डे हियरिंग यानी रोजाना हियरिंग। इसका अर्थ यह है कि ठीक 2019 में मामले का फैसला आना कोर्ट की तरफ से तय कर दिया गया है। क्या 2019 में फिर से राम मंदिर मुद्दा होगा, या मंदिर का नया प्लान आखिर क्या होगा? देखिए रिपोर्ट। सियासत के इन दिग्गजों का सबसे बड़ा मुकदमा जिंदगी के इस मोड़ पर भारी पड़ गया। 25 साल पुराने बाबरी केस में आज लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। इसमें बीजेपी की त्रिमूर्ति में शामिल लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी हैं, तो मोदी की मंत्री उमा भारती भी। विनय कटियार और भगवा ब्रिगेड के बड़े चेहरे रामविलास वेदांती, साध्वी रितंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास समेत कुल 12 लोग हैं। लखनऊ कोर्ट ने इन सभी पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय कर दिया है। हालांकि इससे पहले आडवाणी ने कोर्ट में बाकायदा लिख कर दिया कि मैं आरोपों से इनकार करता हूं। करीब 5 मिनट तक चिंतन मनन के बाद आडवाणी ने ये लाइनें लिखी और कोर्ट ने आरोप खारिज करने की अपील को ही खारिज कर दिया। डिस्चार्ज एप्लीकेशन को कोर्ट ने नहीं माना और कोर्ट ने हमारी ये याचना की हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं बनता है, इसको कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए हम पे चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। इन 12 दिग्गजों पर आरोप तय होने के बाद सियासत में बड़ी हलचल मचना भी तय है। मामले में आरोपी यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी बनाए गए थे, लेकिन राजस्थान के राज्यपाल के संवैधानिक पद पर बैठे होने की वजह से उन पर मुकदमा चलाने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। लेकिन विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है और आरोप तय होने के बाद उमा भारती के इस्तीफे की मांग भी बढ़ सकती है और आडवाणी के बचे खुचे सियासी करियर पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि इन सभी आरोपियों को 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कल से मामले की नियमित सुनवाई होगी और 2 साल के भीतर उसे पूरा भी किया जाना है। लाल कृष्ण आडवाणी जब आज अदालत में थे तो वो काफी आक्रोशित थे और उन्होंने पहले इस मामले को मानने से ही इनकार कर दिया। तकरीबन 5 मिनट तक वो इस पर दस्तखत करने से मना करते रहे, लेकिन जब आडवाणी ने इस पर दस्तखत किया तो उस पर उन्होंने लिखा कि मैं इन तमाम आरोपों से इनकार करता हूं। अब आने वाले दिनों में डे टू डे बेसिस पर मुकदमा चलेगा। अब देखना यह है कि आखिरी फैसला कब तक आता है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी संघ विचारक स्टूडियो में हैं। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता, और खास मेहमान जफर याब जिलानी जी हमारे साथ, जो कि संयोजक हैं ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, वो हमारे साथ हैं। चूंकि सुधांशु जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, इसीलिए राकेश सिन्हा जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ जी पूरे राम जन्मभूमि के प्रकरण में, आंदोलन में सबसे आगे के माने जाते हैं। वो ये कहते हुए गए कि मेरा सपना राम मंदिर का मेरा शिष्य ही पूरा करेगा, यानी योगी आदित्यनाथ। क्या बीजेपी, एक तो आज का ये पूरा मामला जिसमें 25 साल के बाद चार्जशीट किया गया है, दूसरी तरफ कल योगी आदित्यनाथ, फिर से आप लोग चाह रहे हैं कि 2019 की पूरी कहानी मंदिर पर पहुंच जाए। ये फिर और फिर की बात नहीं है अंजना जी। भगवान राम का मंदिर बने, ये देश की आस्था का प्रश्न है। जिस देश में 80 करोड़ हिंदू रह रहे हों, जिस 80% हिंदू रह रहे हों, उस देश में हिंदुओं को राम मंदिर बनाने के लिए याचना करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, यह नहीं संभव है। मैं 2 बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। जो आज कोर्ट में चार्ज फ्रेम किया गया है, एक लिब्राहन कमीशन बना था, 17 साल में 48 एक्सटेंशन 8 करोड़ खर्च करने के बाद, जिसमें जिलानी साहब सक्रिय सहयोग दे रहे थे। जिलानी साहब के साथ साथ आपके फ्रेटर्निटी के बहुत से लोग जो कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से जुड़े हुए थे और वहां पर जाकर विटनेस के रूप में स्टेटमेंट दे रहे थे, वह कमीशन कुछ नहीं खोज पाया।
तो ये जो चार्जेज हैं वो गलत मान्यता पर आधारित है। यह मैं बता दूं कि स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब आप यहाँ बैठ के स्टूडियो में कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़े कीजिए। कोर्ट के विवेक आप ये कहिए कि हमें हिंदुओं को इस देश में अब प्रार्थना करनी पड़ेगी। सर परिस्थिति तो यही है। कोर्ट में जो मामला है तो फिर यहाँ पे योगी वहाँ पे मोदी को क्यों नहीं सपना पूरा हो रहा सर जब आपका? आपने कहा तो मैं कहना चाहता, मैं उसको रोक कर रखना चाहता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना नहीं मिलता। ये हिंदुओं की हालत, मैं तो ये कहना नहीं चाहता था। मैं चाहता हूं इन चीजों को दबाकर किसी तरह समाप्त किया जाए। मैं जिलानी साहब की तरफ धुरकर नहीं करना चाहता हूं। बताइए ना सर, ये जो आप लोग इमोशंस को, भावनाओं को भड़काते हैं, क्या किसी विश्वविद्यालय में एक धर्म के नाम, क्या होली में क्या मुस्लिम छात्रों को भोजन नहीं मिलेगा? क्या दिवाली में मुस्लिम छात्रों को भोजन नहीं मिलेगा? क्या छठ के समय में मुसलमानों को खाना नहीं मिलेगा? जफर जिलानी साहब, मैं सीधे अब आपके पास आना चाहती हूँ। सवाल यह है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति जो इन 25 सालों में से 16 साल तक बीजेपी का शासन नहीं था, उसकी वजह से ये इंसाफ अगर कहलाए भी, मतलब ये हालत देखिए कि इतने वर्षों के बाद आज ये मामला सामने आने के बाद ये अब चार्जशीट दाखिल किया गया है। ये परिस्थिति है। आप इस तरह की बातें करके आप समाज के अंदर नफरत फैलाना बंद कीजिए। मुंबई में तो आप सौहार्द कर रहे थे। एक सेकंड। मुंबई में बहुत सौहार्द आपने स्थापित किया, पूरी दुनिया जानती है। जफर आप जिलानी जी का पक्ष आ जाए, अबू आजमी जी, उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी सर। जफर आप जिलानी। देखिए, ये तो आपने खुद ही कहा कि 20 साल पहले ये चार्ज फ्रेम होना था। 1997 में ये ऑर्डर हो चुका था कि इन सब लोगों के खिलाफ ये चार्ज फ्रेम किए जाए। उसके बाद इन लोगों ने रिवीज़न दाखिल किया और रिवीज़न दाखिल करके फिर वो एक टेक्निकल ग्राउंड पे क्राइम नंबर 197, 198 के हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस के बुनियाद पर ये ऑर्डर कर दिया हाई कोर्ट ने कि 197 का केस यहाँ चले, 198 का यहाँ बग़ैर हाई कोर्ट की कॉन्फ्रेंस के नहीं चल सकता है। उसी को बेस बना के उस वक्त जो CBI कोर्ट रही है उसने ये ऑर्डर कर दिया कि 21 लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ड्रॉप कर दी। उन 21 लोगों में ये सब लोग थे। चुनांचे CBI ने उसका रिवीज़न किया। वो रिवीज़न हाई कोर्ट ने 9 साल के बाद 2010 में डिसाइड किया। तो जब 2010 में रिवीज़न डिसमिस किया तब उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन वो 21 लोगों को छोड़कर। उसके ख़िलाफ़ CBI ने जो सुप्रीम कोर्ट में किया और हम लोगों ने भी किया, तो उसके फ़ैसले के तहत अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये कार्रवाई यहाँ शुरू हुई है। तो जो कार्रवाई 20 साल पहले शुरू होना थी वो अब 20 साल बाद शुरू हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्योंकि शुरू हो रही है, लिहाजा हमें उम्मीद है कि ये अपने अंजाम को पहुँचेगी और 2 साल के अंदर इस मुकदमे का फ़ैसला होगा, गवाहियों के आधार पर होगा और लॉ के बुनियाद पर होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया है। लिहाजा शायद वो इंसाफ जो अभी तक नहीं मिल पाया था पूरे देश के लोगों को, कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था उनके खिलाफ कार्रवाई हो, शायद वो इंसाफ 2 साल में। आप न्याय की बात करते हैं, आप वकील है, उसको कोर्ट ने न्याय उसको विवादित ढांचा कहा है, बाबरी मस्जिद नहीं कहा है। तब तो 1949 में जिन लोगों ने ताला खोला था उस पर कॉन्स्पिरेसी केस कीजिए। आप जवाहरलाल नेहरू पर भी कॉन्स्पिरेसी केस कीजिए। आप बिल्कुल गलत बयान करते हैं। जिन लोगों ने ताला खोला था क्या कॉन्स्पिरेसी केस उन पर करेंगे? उस पर देख लीजिए, आप वहां के डीएम पे कॉन्स्पिरेसी केस कीजिए जो उस समय के डीएम थे। 1994 के जजमेंट से लेकर और हर जजमेंट में बाबरी मस्जिद कहा गया है। आप जजमेंट सभी इसी से विवादित ढांचा, कानून की भाषा में विवादित ढांचा है। किस बात का बाबरी मस्जिद? किस बात का बाबरी मस्जिद? आप गलत किस बात का बाबरी मस्जिद? कितने साल तक उसमें आपने नमाज पढ़ा है? कितने सालों तक नमाज पढ़ा है? पढ़ लीजिए जजमेंट को। अरे एक ढांचे को बनाया गया था सिर्फ मंदिर तोड़ने के लिए। राकेश जी एक सेकंड। तो फिर इस नियम से तो तमाम कार सेवक है, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है। एक सेकंड, इस नियम से तो तमाम कार सेवक को भी फिर पता नहीं था, क्योंकि वहां पर ये नारा लगा था ना कि एक धक्का और 2 बाबरी मस्जिद तोड़ दो। लगा था या नहीं लगा था? ईमानदारी से जवाब दीजिए। ये नारा लगा मतलब था, उन्हें पता नहीं था? ये नारा लगा था, मतलब वो गलत थे? ये नारा लगा था, मतलब वो गलत थे जब आप भावनाओं को भड़का रहे थे बाबरी मस्जिद के नाम पर, तब आप गलत थे। अंजना जी, मैं कह दूं, आपने पूछा, मैं मेरा जवाब लीजिए, 30 सेकंड में जवाब दूं। उस ढांचे के ढहने से न किसी हिंदू में अफसोस है न मुझे गम है। ये हमने पूछा भी नहीं आपसे। मैं अभी हमने नहीं पूछा, मैं बता रहा हूं अनफॉर्चुनेट। हम ये कह रहे हैं कि चाहते थे नहीं गए। अडवाणी जी ने उस वक्त क्या कहा जा रहा था? संघ के नेतृत्व ने, बीजेपी के नेतृत्व ने कार सेवकों से बार-बार शांति बनाने की अपील की। जिन लोगों ने उत्तेजना पैदा की, ऐसे जिलानी साहब नेताओं ने उत्तेजना पैदा की, आप मेरे सवाल से भाग गए राकेश सिन्हा। और मैं एक और बताता हूं
कि आप मेरे सवाल से ठाकरे ने भाग क्या गए। बयान दिया था? बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हमारे कार सेवकों ने तोड़ा, ये शिवसेना के सबको लोगों ने पता तोड़ा। है। आप कीजिए कार्रवाई। किसने क्या खुलकर संज्ञान गर्व ले रहे जाहिर हैं? किया था, एक ये राष्ट्रीय सबको नेता पता ने, है। अंजना जी, एक राष्ट्रीय नेता ने मेरे स्वीकार सवाल पर किया आप था घिर गए कि सर। मेरी पार्टी ने, मेरे मेरी सवाल पे पार्टी ने आप घिर तोड़ा। गए। क्या घिरा? नहीं, मैं आप कह रहा हूं- बताइए ना, बाबरी मस्जिद कह रहे थे ना कार सेवक तमाम, तो या तो आप सबको उस वक्त जानकारी नहीं थी नहीं। क्योंकि आपको भावनाएं अरे भड़कानी थी, वो तो एक नारे, बाबर के नाम पर नारे आपको क्या मस्जिद होते को हैं? लेकर आगे नारे होते हैं कि नारों को आप किस रूप में मतलब लेते हैं? नारे में नारे गलत में- जानकारी होती है। हाँ, क्या बात उस कर रहे हैं स्ट्रक्चर को आप? क्या तोड़ना, बात उस कर रहे हैं? स्ट्रक्चर को तोड़ने में चलिए, कोई मैं किसी को दम नहीं है। इस पर ना केंद्रित अफसोस नहीं होना है। चाहती, उस बहस को लेकिन आगे ले जाना षड्यंत्र चाहती नहीं था, हूँ। मैं षड्यंत्र प्रियंका नहीं था। चतुर्वेदी एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, उसके बाद सुधांशु जी आपके पास फौरन आऊंगी, फौरन आ रही हूँ सर। प्रियंका चतुर्वेदी जी, ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस डर में इस देश को गुमराह करती रही कि अगर कोर्ट में मामला ज्यादा आगे बढ़ेगा बीजेपी को फायदा, और इसीलिए शायद 25 साल गुजर गए तब जाकर ये पेपर अब हाथ में आया है कि किस पर कौन सी धारा लग रही है। 16 साल गैर बीजेपी शासन रहा, कुछ नहीं किया आप लोग। देखिए आपका सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे डॉक्टर राकेश सिन्हा ने अभी कहा कि 80 करोड़ हिंदू जनता चाहती है मंदिर बने और 80 करोड़ जनता जो चाहती है वही बनेगा। सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार कर कोर्ट की जो कार्रवाई चल रही है उसको दरकिनार कर आप कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कोर्ट को बताएं कि कितनी जल्दी ये काम खत्म होना चाहिए। ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि सारे विटनेसेस का टेस्टमेंट लें, उनकी कार्रवाई सुने और कार्रवाई हो। सीबीआई ने तो फिर मनीष 2011 तिवारी, में एक जब सेकंड सुप्रीम कोर्ट ने CBI से कहा प्रियंका कि चतुर्वेदी रोज जी, कार्रवाई होनी प्रियंका चाहिए, चतुर्वेदी जी, 138 प्रियंका चतुर्वेदी जी, फिर आज मनीष तिवारी ने, complete. एक सेकंड, नहीं, आपने चूंकि कुछ कहा है तो फिर उसका काउंटर क्वेश्चन सुनिए। फिर मनीष तिवारी ने आज जैसे ही ये धाराएं लगा दी गई लालकृष्ण आडवाणी पर, तो फौरन प्रतिक्रिया दी कि ये देखिए राष्ट्रपति के रेस से उन्हें बाहर कर दिया। तो एक तरफ आप सरकार को कटघरे में खड़ा करती है किसी डिसीजन के बाद, जो भी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में हो रहा है, और दूसरी तरफ खुद कहती है हम क्या करते जी। मतलब कुछ तो आप स्टैंड लेंगी, जो जमीन आपके पैरों के नीचे है उस पर कुछ तो ईमानदारी की इमारत खड़ी होगी। नहीं, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। अयोध्या मंदिर के ऊपर हो या जो बाबरी मस्जिद में कार्रवाई की गई और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का माहौल बनाया और जिस तरीके से उसका राजनीतिकरण किया और उसका फायदा उठाने की कोशिश की, वो कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, सीबीआई की जिम्मेदारी बनती है। तो फिर मोदी ने आडवाणी को कैसे निपटाया? शामिल थे वो, तो फिर मोदी ने आडवाणी को कैसे निपटाया? कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तो फिर मोदी ने कैसे आडवाणी को निपटाया? कि कानूनी नहीं चार्जेस। अब आप चार्जेस सुनिए, सेक्शन 505, फिर मोदी ने किस नियम से आडवाणी को निपटाया? सारी धाराएं जो लगी है सारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बताती हैं। प्लीज एलके अडवाणी जी से लेकर उमा भारती, और ये नहीं भूलना चाहिए उमा भारती जी अब तक वहां पे मिनिस्टर हैं। आज उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर स्टेप डाउन। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। फिर मोदी ने, अगर आपकी सरकार लाचार है सीबीआई के मामले में, तो फिर मोदी ने आडवाणी को कैसे निपटाया? संविधान का पालन करते प्रियंका हुए चतुर्वेदी चाहिए कि प्रियंका चतुर्वेदी, उमा भारती स्टेप डाउन करें। मोदी ने कैसे फिर निपटाया आडवाणी को? अडवाणी जी कहते हैं हमारे ऊपर चार्जेस खारिज करिए। मोदी ने फिर कैसे निपटाया आडवाणी को? मुझे इस पे टिप्पणी नहीं देनी है, मुझे इस पे टिप्पणी देनी ही नहीं है, क्योंकि टिप्पणी मुझे देनी ही नहीं है इस पर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है और जो सीबीआई जांच कर रही है, मैं उसी पे एक दिग्विजय सिंह हुआ करते थे जिनके बयानों से आपकी पार्टी हटती थी। मुझे नहीं पता उस लिस्ट में अब मनीष तिवारी का भी नाम आपने डाल दिया है। आपकी पार्टी के कई नेता ये बोल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है प्रियंका चतुर्वेदी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कॉन्स्पिरेसी बताते हैं, वो बताते हैं किस तरीके का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अगर है तो सरकारें सीबीआई को मनूवर करती हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करती हैं। मिनिस्टर से लेकर सीनियर लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे और कितनी स्पष्ट तरीके से इन्होंने सिर्फ मंदिर बनाने के वादे किए, उसका राजनीतिकरण किया, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की, कभी उसको पूरा करने की कोशिश नहीं की। सुधांशु त्रिवेदी जी, योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या क्यों जा रहे हैं? क्या जानबूझकर एक बार फिर से राम मंदिर के इर्द गिर्द पूरी कहानी निकले की तैयारी है 2019 के लिए? देखिए, जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम वहां मानते हैं कि वहां भव्य राम मंदिर होना चाहिए। जहां तक कोर्ट के निर्णय का सवाल है, हम कोर्ट के हर निर्णय का सम्मान करते हैं, परंतु यही हम अपेक्षा दूसरों से भी करते हैं कि कोर्ट के हर निर्णय का संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करिए। जैसे अंजना जी, मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूं कि पिछले 67 सालों में कोर्ट के जितने भी निर्णय आए हैं,
दिसंबर 1949 में वहां मूर्तियां रख के पूजा शुरू हुई कोर्ट के आदेश से। फरवरी 86 में ताला खुला कोर्ट के आदेश से। नवंबर 1989 में शिलान्यास हुआ कोर्ट की अनुमति से। जनवरी 93 में ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हुई कोर्ट के आदेश से। और 30 सितंबर 2010 को कोर्ट ने यह माना कि केंद्रीय गुंबद के बीच का जो गर्भगृह है वो तीनों जजों ने सर्वसम्मत से माना कि वह राम जन्मभूमि है, मालिकाना हक के लिए झगड़ा है। तो कम से कम इतना भी सम्मान करिए कोर्ट का कि वहां पर यह मानिए कि जो कोर्ट लगातार कह रहा है वो मानिए। और दूसरा एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है सर। ब्रेक दो नाम और है, राजनाथ सिंह तो गए ही थे, रामप्रकाश गुप्ता गए थे और खुद कल्याण सिंह भी गए थे और अब चौथे योगी आदित्यनाथ होंगे। अबू आजमी जी, क्या मजबूरी है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री जो भी बनते हैं, वनवास इनका लंबे वक्त बाद वहां पर खत्म हुआ है, अयोध्या पहुंच ही जाते हैं? अबू आजमी जी, अबू आजमी जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश कीजिए कि उनकी आवाज पहुंच जाए। ज़फ़र जिलानी जी, आपके पास ये सवाल लेकर आते हुए सवाल ये है कि दोनों तरफ से अगर अंततः इस तस्वीर को देखें तो अयोध्या की जो हालत है इस वक्त, अयोध्या का पूरा जैसे लगता है विकास रुका हुआ है। आपको नहीं लगता है कि ये जो कोशिश हो रही है बीजेपी सरकार की तरफ से अयोध्या सर्किट बनाना, रामायण सर्किट, रामायण म्यूजियम, वहां पर पर्यटन के नजरिए से उसे आगे बढ़ाना, राम मंदिर बन जाएगा तो कहां से कहां अयोध्या पहुंच जाएगा? क्या ये वक्त है ये सोचने का, विचार करने का कि ये विरोध वापस ले लिया जाए? देखिए, अयोध्या का डेवलपमेंट हमेशा से हम लोगों ने कोशिश की है कि अयोध्या का डेवलपमेंट हो। वहाँ के लोगों का जो रोज़ी रोटी का ज़रिया है उसके लिए वहाँ इंडस्ट्रियाँ लगे, वहाँ पर टूरिज़्म का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, इसके लिए हमने कभी नहीं अपोज किया। अयोध्या एक ऐसा शहर रहा है जो एक हिस्टोरिकल सिटी है और वह हिंदू मुसलमान दोनों की आस्था है, उस एतबार से है, उसकी तारीफ है। लिहाजा अयोध्या के डेवलपमेंट को वही आपने अच्छी बात हमेशा कोशिश की है, आप यह भी अयोध्या का डेवलपमेंट हो और इतना हो कि लोग वहाँ पर टूरिस्ट आए। राकेश सिन्हा साहब को तो हमेशा आप, ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, सवाल में दम है इसलिए इसका जवाब आपको देना चाहिए। इसकी ऐतिहासिक नगरी वहाँ सिर्फ राम नहीं है, सिर्फ लॉर्ड रामा की प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, वहाँ शीश अलैहिस्सलाम का भी मज़ार है, वहाँ पर कई पैगंबरों के बारे में। अरे आप किसकी तुलना क्या कर रहे हैं? आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर लेकिन आस्था के इस बीच, एक सेकंड राकेश जी, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। अबू आजमी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन ये बात भी सबको समझना पड़ेगा, राम मंदिर एक है और योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं। राम राज्य होना एक दूसरे अपने आप में कॉन्सेप्ट है। अयोध्या पर आर पार, एक तरफ योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या पहुंचने वाले हैं, दूसरी तरफ आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में चार्जेस फ्रेम किए गए जिन शीर्षस्थ नेताओं के खिलाफ, उनमें से 2-3 की हम आपको प्रतिक्रिया जरा सुना देते हैं। यदि हमने ढांचा तोड़वाया है, हमको जेल होता है, फांसी होती है, तो मैं फांसी में जाने के लिए तैयार हूं, जेल जाने के लिए तैयार हूं। रामलला का भव्य मंदिर बने, भले हमको जेल हो जाए, फांसी हो जाए, इसके लिए मैं तैयार हूं। जिस ढांचा चला गया उसके लिए हम लोग क्या जिम्मेदार है? लाखों लोग आए कि हटना चाहिए, हटा दिया लोगों ने, अब उसके लिए हम लोग क्या जिम्मेदार हैं? हम लोग तो जिम्मेदार हैं नहीं, लाखों लोगों की भीड़ ने किया है। जी, हमें न्यायालय पे भरोसा है, संवैधानिक सब व्यवस्थाओं पे भरोसा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अबू आजमी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं और शुरुआत इसी बात से कि जाते जाते तो अखिलेश यादव की भी मोहब्बत राम के लिए, उनका प्रेम जाग उठा था। रामलीला, वो बाकायदा एक थीम पार्क बनाने की योजना जिस पर कैबिनेट की भी अप्रूवल ले ली गई थी। तो कुल मिलाकर इस तरह की राजनीति का आरोप सिर्फ एक पार्टी पर नहीं है सर। आजमी जी, अबू आजमी जी से फिर संपर्क कट गया है। और देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें चल रही हैं, विनय कटियार दिखाई दे रहे हैं आपको, उमा भारती की तस्वीरें भी उसके पहले आई थी और इसीलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, अब तो चार्ज शीटेड उमा भारती क्या मंत्री बनी रहेंगी या फिर नैतिकता एक ऐसा शब्द है जो आज भी सांस ले रहा है राजनीति में? देखिए, आपने जो बात कही अंजना जी, चार्जेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर पूरे देश की जनता ये जानती है कि ये राम जन्मभूमि के विषय पर जो चार्जेस हैं
और जिनको आप अपराध कहते हैं, भ्रष्टाचार हुआ, जमीनों पे कब्जा करना हुआ, वो चार्जेस दोनों में अंतर है। भाई आप ये बताइए, ऐसे चार्जेस की अगर आप बात करें, मैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से कहता हूं अंजना जी, तो अगर इमरजेंसी के समय जो कॉन्स्पिरेसी के तहत चार्ज लगाए थे कांग्रेस ने विपक्ष के नेताओं पे, तो कोई विपक्ष का नेता चुनाव ही नहीं लड़ सकता। इसको मत मिलाइए, ये मत मिलाइए, आपराधिक साजिश, ये बताइए, बड़ौदा डायनामाइट अगर आप चाहें तो तमाम धाराएं में पढ़ दूं। फर्नांडिस में चार्ज था कि नहीं? एक सेकंड। अब चूंकि सुधांशु जी आपने छेड़ दिया है सर, तो तमाम धाराएं सुनिए। प्रियंका जी एक सेकंड 120 भी बड़ी धाराएं लगाई, आपराधिक साजिश, दंगे के लिए उकसाना 153। अरे सर सुनिए तो, प्रेरित थी, सुनिए तो, सब गलत सिद्ध। धार्मिक उन्माद, दंगे के लिए उकसाना, धारा 153 कटुता पैदा करना, 295 धार्मिक स्थल को गिराना, 295 धार्मिक भावनाओं को ठेस, 505 सार्वजनिक शांति भंग करना। इसको आप इमरजेंसी से कैसे इक्वेट कर सकते हैं? दोनों अलग है। वो परिस्थितियां भी अपने आप में उतनी ही भयावह थी, उसकी सीरियसनेस को कम नहीं कर रहे हम, लेकिन ये भी अपने आप में उतना ही काला था। नहीं अंजना जी, मैं आपसे पूरा मतभेद रखूंगा। वहां तो राष्ट्रद्रोह के चार्जेस लगे थे, वहां तो आर्म रिबेलियन यानी सशस्त्र संघर्ष के चार्जेस लगे थे, तो ये वो चार्ज तो इससे ज्यादा भयानक थे। मगर आपने देखा जनता ने नकारा था। मंत्री रहेंगी, बस ठीक है, यही बोल दीजिए। अरे सुधांशु जी कहां उलझना है? बोलिए कि हाँ चार्जशीटेड रहेंगी, मंत्री रहेंगी। चार्जशीटेड मंत्री एनडीए में स्वीकार्य है जी। मैं ये कहना चाहता हूं, दोनों के चार्जेस में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए आप इस विषय पे पार्टी अपना निर्णय लेती है, परंतु अंजना जी, यदि कोई ये बैठ के ये कहता है कि राम जन्मभूमि के ऊपर 25 साल के बाद जहां चार्ज हो पाया है, और जिस प्रकार के आपराधिक चार्ज की बात बता, अगर कोई ये कहे कि लालू प्रसाद यादव का चार्ज और उमा भारती और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे शुचितापूर्ण नेताओं के जीवन में चार्जेस बराबर हैं, तो यह उसके विवेक के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रियंका चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए। मैं बस एक चीज कहूंगी, इन लोग भारतीय जनता पार्टी की आदत बनी रही है और उनकी आदत अब इस पे भी स्पष्ट हो रही है। जिस तरीके से सुधांशु जी कह रहे हैं, ये बिल्कुल वो एक ऐड आता था, मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद कैसे, वो इसी तरीके का काम कर रहे हैं। ये वो पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था, संविधान को लेकर चलेंगे, संविधान सबसे ऊपर रहेगा। और जो भी ऐसे चार्जशीट की बात कर रहे हैं, चार्जशीट और बार बार इमरजेंसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई इनको याद दिलाए इस घटना के बाद कितने मृत्यु हुई थी, कितनी घटनाएं हुई थी, कितने रायट्स हुए थे, सब कौन सी पार्टी की करनी थी, ये सारी बातें क्यों भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है। और इसी से स्पष्ट होता है, आज जिस तरीके से सुधांशु जी इसको डिफेंड कर रहे हैं, स्पष्ट होता है कि इनकी जो धारणा रही है राम मंदिर बनाने की नहीं रही है, आपस में नफरत और नफरत की राजनीति आगे बढ़ाना, नफरत। आप तो मुझे कांग्रेस पार्टी की लाइन समझा दीजिए। आज हम इनके बीच में देख रहे हैं 2014 में जब से केरल में कांग्रेस पार्टी की लाइन समझा दीजिए। धार्मिक उन्माद फैला रही थी कांग्रेस, या धार्मिक सद्भावना पैदा कर रही थी? बीफ फेस्टिवल करके एक राजनीतिक पार्टी बीफ फेस्टिवल करके धार्मिक सद्भाव पैदा कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेने से पहले अपने कांग्रेस के गरिबान में झांकिए। उनका क्या इतिहास, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ए.के. एंटोनी के बहकाने पर, राष्ट्रीय नेता के बहकाने पर चौराहे पर गाय की हत्या की, जिस गाय की हत्या के लिए महात्मा गांधी ने क्या कहा था, विनोबा भावे ने क्या कहा, जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं थे। आधुनिक भारत के जो 3 बड़े निर्माता हैं, तीनों निर्माताओं ने जो कहा, उनकी बातों की हत्या कांग्रेस ने की है। और आप धार्मिक सद्भाव की बात कर रहे हैं। भगवान राम के मंदिर के निर्माण पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस स्टैंड क्लियर करे, वहां मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? वो आप लोग उनको, हम भगवान राम का मंदिर वहां बनाएंगे, भगवान राम का मंदिर वहां बनेगा, वह उस जगह पर मंदिर है। मेकशिफ्ट मंदिर को एक भव्य मंदिर के रूप में परिणत करना है। दुनिया की कोई ताकत प्रियंका जी वहां मंदिर बनने से नहीं रोक सकती है। हिंदू अपने देश में बेगाने होकर नहीं रह सकते हैं। जनता जानती है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूं। आज इनके दिग्गज नेता, सीनियर लीडर्स, इनके सीनियर मिनिस्टर चार्जशीट हुए हैं
और उसको आकर डिफेंड करना, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो सबका रेजिग्नेशन मांगती फिरती थी। आज उसको डिफेंड करने एक सेकंड सुधांशु जी इस पर बोलना चाह रहे हैं, उससे पहले एक बार अबू आजमी जी अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर आवाज में बड़ी दिक्कत हो रही थी, 2-3 बार हमने कोशिश की। एक सेकंड अबू आजमी जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अबू आजमी जी, जाते जाते सत्ता से अखिलेश यादव का भी जो राम प्रेम है वो खूब जागा था, रामलीला वो एक थीम पार्क बनाना चाह रहे थे, जैसे खूब उन्होंने बनाया है। मेरा सवाल आपसे यह है कि राजनीति में धर्म का फिर से फोन कर दिया उनका। चलिए, लगता है अबू आजमी का पक्ष और समाजवादी पार्टी का पक्ष आज इसमें आ नहीं पाएगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, वो चार्जशीटेड वाले पे जवाब आपको देना पड़ेगा। मतलब ये मामला बड़ा गंभीर है, पीछा करेगा। मैं तो बहुत साफ कह रहा हूं, बिल्कुल हम मानते हैं कितना गंभीर है। तो देश की जनता ने देखा लिब्राहन कमीशन के टाइम में 17 साल के बाद रिपोर्ट रखी, क्या प्रूफ कर पाए? कुछ नहीं। कांग्रेस के अपने सांसदों का नाम उन्होंने कार सेवकों में डाल दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम डाल दिया था जो जिंदगी में कभी अयोध्या में नहीं गए, जिसे कहते हैं कि सारे के सारे आरोप औंधे मुंह गिरे। उसका कारण जानते क्या था अंजना जी? एक कहावत होती है, झूठ के पांव नहीं होते, इसीलिए वो कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए। दूसरी एक कहावत होती है कि भई गति सांप छछूंदर केरी। तो इस मुद्दे पे कांग्रेस की वही स्थिति है। एक तरफ कांग्रेस के नेता कहते हैं 86 में ताला तो हमने खुलवाया था, और फिर उसी कांग्रेस ने कार सेवकों के हत्यारी मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देकर 90 में बचाया था। तो ये बेचारे दोनों तरफ से हैं। मगर आप निश्चिंत रहिए अंजना जी, भगवान की अदालत का यह फैसला था, जनता की अदालत में हम जीते हैं और कानून की अदालत में भी जीतेंगे। इसलिए जब यह मुद्दा खत्म हुआ था, शुरू हुआ था, तो कांग्रेस की 414 सीटें थी, आज 44 पे हैं। हम 2 पे थे, आज 282 पे हैं। क्यों? तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। देश की जनता उस भाव को समझती है, और जो राजनीति करता है कि ताला खुलवाया, फिर कार सेवकों के हत्यारों को समर्थन 2017 में भी समर्थन दिया है। सुधांशु जी, राम के इर्द गिर्द आपने अपनी पूरी राजनीति की कहानी समेट दी। अयोध्या पर आर पार में अब अबू आजमी फिर से जुड़े हैं। अबू आजमी जी, सत्ता से जाते जाते अखिलेश यादव भी रामलीला थीम पार्क बना रहे थे वहां पर, तो सबको लगता है कुछ ना कुछ भुनाने को मिल ही जाता है। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी भी राम के पुजारी हैं। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव जी कोई मजहब को नहीं मानते, बिल्कुल मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए, सबको अयोध्या जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। परंतु उसका राजनीतिकरण जो बीजेपी कर रही है, जो आरएसएस लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ नौटंकी है और सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है। अगर आज इस देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज है, मैं पूरे अबू आजमी जी, चुनाव में जाने से पहले उन्होंने आखिर में कैबिनेट के फैसले से मंजूरी दी। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि राजनीतिक गोटी नहीं खेली थी? नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना, मंजूरी दिया तो क्या गलत किया? वो तो कोई मंदिर जबरदस्ती बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, मस्जिद तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो उन्होंने बहुत सारे काम किए, उसके वो भी काम किया होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज खुल करके सारी दुनिया को ये पता है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले कौन लोग हैं। टेलीविजन में उनकी फोटो कैद है, उनकी भाषण कैद है, सब कुछ मालूम है। बाल ठाकरे जी ने चैलेंज किया कि मेरे कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ा, शहीद किया। अब मुझे लगता है कि अब कोई केस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इनकी सजा होना चाहिए। तो फिर 16 साल तो कांग्रेस का शासन रहा। सवाल यही है कि तुष्टीकरण की राजनीति जिसने की, कहीं ना कहीं ये डरते रहे कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा अगर कोर्ट में मामला तेजी से भागेगा। वो सब जिम्मेदार है अगर इंसाफ में देरी हुई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आज तक।